जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। और मुझे पता है कि जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे काफ़ी नाराज़ होंगे, और जाहिर सी बात है नाराज़गी की, क्योंकि उन लोगों की इच्छा रहती है कि मैं रेगुलर वीडियो डालते रहूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, कोशिश करूंगा कि डाल पाऊं वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को आप लोग देख लें। मैं अभी आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर है जो बोर्ड ने दिया है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिटेल में। यानी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो पूरा का पूरा ये आपको याद ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, एकदम याद हो जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ मैं इसका पैटर्न बताने वाला हूँ। और ये भी चीज़ जान लीजिए कि जो भी आप लोग किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हो, मतलब नहीं है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपका टच हो जाएगा। हो सकता है किसी किसी में तो पूरा 100% भी हो सकता है। तो ये जो है ना, 100% तो नहीं होगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आईटी में ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ इंटरनल ऑब्जेक्टिव पे भी वर्क कर रहा हूँ। यानी वैसे ऑब्जेक्टिव जो आपको चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसकी भी वीडियो बना के आप लोग को दे दी जाए, क्योंकि आप लोग की जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो काफ़ी क्लोज़ हैं। तो मेरा ये जल्दी प्रयास रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि इससे आप लोग शेयर करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सके, क्योंकि मुझे तो इसका बेनिफिट मिलता नहीं है, बशर्ते आप लोग का रिस्पांस मिलता है कमेंट सेक्शन में, तो अच्छा लगता है कि आप लोग पसंद करते हैं। तो इसमें कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, बस यही पर्पस है। दूसरी बात ये कि मेरा एक और मेन चैनल है, आप लोग को पता है, योर अनुराग, और उसमें उस पर भी आप लोग विज़िट कीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पैटर्न। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका देख लें। ब्लू प्रिंट फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1, यानी इस टाइप का आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, वो यहाँ पे दिया गया है। आपको इसके लिए 1 घंटे का समय मिलेगा और रिटन का मार्क्स होगा 25। तो इसमें सोचने वाली बात है कि ये 25 क्यों, बाकी में तो 40 है। तो आपको पता होगा कि बाकी सब्जेक्ट में 80 का टोटल रिटर्न होता है और 20 नंबर का इंटरनल होता है, और आईटी में 50 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का इंटरनल। तो चूंकि आपको 2 पार्ट में एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग लिया जा रहा है, तो आपको टर्म 1 में 25 नंबर का रिटर्न है और तो 25 नंबर का इंटरनल भी मिलेगा। आप लोग अपने क्लास में ठीक ठाक से रहें, अपने आईटी के टीचर को इम्प्रेस करके रखें अपने पढ़ाई से, अपने मेहनत से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दे सके। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा। लिसन केयरफुली, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा। अब देखिए, कम्युनिकेशन स्किल से 2 क्वेश्चन, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 क्वेश्चन, और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी स्किल से 2 क्वेश्चंस, यानी 2-2 क्वेश्चन से रहेंगे। इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको किसी भी 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद है, और टोटल 5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद पार्ट बी से, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी जिसको हम लोग लिबरे ऑफिस राइटर बोलते हैं या फिर एमएस वर्ड। ऐसे लिबरे से ज़्यादा चांस से पूछा जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिबरे या ओपन ऑफिस की तैयारी करें, एग्जामिनेशन उससे ही ज़्यादा संभावना है, उसी से होगा और उसी से होता ही है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। एमएस वर्ड इसलिए दिया जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट का, ताकि आप लोगों को सीखने में सहूलियत हो, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इसीलिए। लेकिन इस चैप्टर में आपको लिबरे ऑफिस राइटर पे ही आधारित क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इससे जो है आप लोग का 13 क्वेश्चन होगा, 13 क्वेश्चन। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इस पर ज़्यादा फोकस आप लोग को करना है। 13 क्वेश्चंस आप लोग का रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड से। देन डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 3 क्वेश्चन। झटका लगा होगा आप लोग को, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो डीबीएमएस है, यही चैप्टर फिर टर्म 2 में भी पूछा जाएगा आधा। तो इसीलिए एकदम निश्चिंत रहें और इसकी तैयारी आगे के लिए भी करते रहें। तो इस टोटल हो गए 27 क्वेश्चन यानी 27 क्वेश्चन। इसमें से आप लोग को मात्र 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी टोटल 20 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि करके आपका ये क्वेश्चन का जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये सब को छोड़ते हैं हम लोग।
चलते हैं सेक्शन ए यानी पार्ट ए में हम लोग चलते हैं। आपको जूम कर दिया जा रहा है बेहतर विजिबिलिटी के लिए। ओके नाउ सी, देखिए मैंने आंसर को पहले ही हाईलाइट कर लिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। अब एक एक करके मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। देखिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुने, सीखे और याद हो जाए, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है और आप लोगों की एक डिमेरिट होती है कि आप लोग आईटी को हल्के में ले लेते हैं, आईटी पर उतना ध्यान नहीं देते। तो इकलौता चारा है कि बस उसको समझें और याद करें। अगर ध्यान से सुनेंगे, समझे हुए रहेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए मैं समझाते चलता हूँ, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स। ये फीडबैक एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि रिटन कमेंट्स के रूप में होता है। रिटन कमेंट्स जैसे आप लोग एग्ज़ाम में पास करते हैं या फिर आप अपने टीचर को अपना कॉपी देते हैं चेक करने के लिए, तो टीचर क्या करते हैं, उसमें आपको नीचे में कमेंट्स लिखते हैं, गुड, वेरी गुड, या कभी कभी लिखते हैं इम्प्रूव योर राइटिंग, ये सब लिखाता है। तो उसमें आपने गौर किया होगा कि 2 तरह के आपको कमेंट्स मिलते हैं, एक शॉर्टकट और एक डिटेल। शॉर्टकट मतलब गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, इम्प्रूव, ये सब मिल जाता है। लेकिन एक होता है डिस्क्रिप्टिव कि इम्प्रूव योर राइटिंग और राइट 1 पेज डेली, इस टाइप से आप लोग को मिलता होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिटेल हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग को मिल रहा है क्या, डिस्क्रिप्टिव, इसका आंसर मिल रहा है। तो देख लेते हैं, रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशंस दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। देखिए अगर सीधा आपको टीचर वहाँ पे लिख दे कि इम्प्रूव करके लिख दिए बस इम्प्रूव, तो इसमें क्या है कि शॉर्टकट है, आपको पता नहीं चल रहा है। इतना तो पता चल गया कि भाई मेरी कमी क्या है, सॉरी ये मुझे इम्प्रूव करना है, ये उसको पता चल गया, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे करें ये तो नहीं पता चला। ठीक है, तो वहाँ पे टीचर डिटेल लिख के देते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी वैसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को सूचनाएं दे सके। तो सीधी सी बात है, जैसे ही आपका बॉडी लैंग्वेज या गेस्चर्स वाली क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग सीधा आंख मूंद के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे टिक करेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आंख मूंद के मत करना, गोला है इस बार गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से इसको कर लेना है, एक बार में एकदम ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, सीधा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग को चूज़ करना है। Okay, now come to the next question. Sonika gets up at 6 AM and goes for her hobby classes. सोनिका जो है सुबह 6 बजे उठती है और फिर अपना हॉबी क्लास जाती है, फिर वो अपने घर आती है और अपना होमवर्क कंप्लीट करती है स्कूल जाने से पहले, और सारा काम वो खुद करती है, सारा काम वो खुद करती है और दूसरा कोई उसको नहीं बोलता है कि भाई ये काम करो। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड डैश, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन। तो इसका आंसर होगा सेल्फ मोटिवेशन। क्यों, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है कि भाई आपको अपने आप ये काम कर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर सेल्फ मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 में। हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। अब क्या, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उसको एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब क्या, कभी वो मान लीजिए पूरा नहीं हो पाया तो उसको स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होने लगता है। ठीक है, तो बताइए ये किस तरह का टेंशन है। तो भाई टेंशन हो रहा है और दिमाग में हो रहा है, तो ये सीधा हो गया मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट चलते हैं, ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट डैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो इनपुट होता है वो एकदम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेता है और फिर देन अकॉर्डिंगली वर्क करता है। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें रियल टाइम हो जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे या कुछ तो समझ भी नहीं पाए होंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे या बड़े बड़े मशीनरी में होता है जिसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अब जैसे प्रिंटर ले लीजिए, प्रिंटर में आप एक बार सेट कर देते हैं 95 पेज, ब्राइटनेस सेट कर दिए तो उतना के हिसाब से वो उतना काम कर लेता है। पर याद रखिएगा,
जब आप प्रिंटर में उतना कोई सेटिंग करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं या कोई पेज सेट करते हैं कि चलो भाई हमको 20 पेज चाहिए, तो वो जो सेटिंग होता है बस थोड़े देर के लिए ही अवेलेबल होता है। अगर 3-4 मिनट 5 मिनट के अंदर आपने उसी को रिपीट किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वो अपने आप जो है रीसेट हो जाता है, 1 पर चलाएगा कॉपी और ब्राइटनेस 0 पे चलाता है। ठीक है, तो वैसे सिस्टम को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उतना समय नहीं है जो मैं आपको डिटेल में ज़्यादा बताऊँ, बस याद करते चलिए। देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। तो बताइए, यहाँ पे बताना है आपको इनमें से हम लोग किसका यूज किस कंप्यूटर को थ्रेट्स यानी दूसरे तरह की समस्याएं और वायरसेस से बचाने के लिए करेंगे। तो इसका सीधा जवाब है यूज एंटीवायरस। आप एंटीवायरस का यूज कीजिए। बाद बाकी जो है आप लोग ऑप्शन भी पढ़ते चलिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि बस सिर्फ इसका आंसर बताते चलो। लेकिन आप लोग ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होने वाला है, इसीलिए ऑप्शन देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बोल देगा क्या इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं वाला जो आ जाता है ना, वो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को। तो चलिए, ये तो रहा आपका पार्ट ए। अब मेन आते हैं सेक्शन बी में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड फास्ट। व्हेन यू अप्लाई अ डैश, जब आप इसे अप्लाई करते हैं, यू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप। एक ही बार में आप सारा का सारा फॉर्मेटिंग उसमें डाल देते हैं। बस एक बार एक से एक फीचर को यूज करो और मल्टीपल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लो। तो इसका एकदम ये रट्टा मारा हुआ क्वेश्चन रहना चाहिए। स्टाइल क्या होता है? तो जैसे कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट होता है ना, कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो ये अपने आप ले लेगा। तो स्टाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होता है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग। स्टाइल क्या होता है? ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग होता है। ऐसे क्या है कि अगर आप एक एक करके फॉर्मेटिंग करते हैं तो एक बार में फ़ॉन्ट साइज बढ़ाए, एक बार में फ़ॉन्ट का कलर बढ़ाए, एक बार में फ़ॉन्ट फेस बढ़ाए, इस तरीके से, मतलब बदले। ठीक है, लेकिन स्टाइल क्या है कि आप स्टाइल में होता है कि बहुत सारा फॉर्मेटिंग एक ही बार में आपका हो जाता है, वहाँ पे लिस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी स्टाइल चुनिए। मल्टीपल फॉर्मेटिंग एट अ सिंगल टाइम ये हो जाता है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। तो जैसे ये इस लाइन को याद रखिएगा, किसको? तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स किसमें? राइटर में। तो ये आपका स्टाइल कहलाएगा, ये राइटर का क्वेश्चन है। Now come to the next question. Which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet? आप इनमें से किसका कौन सा काम सबटोटल फंक्शन से नहीं कर सकते स्प्रेडशीट में? ये कैल्क का क्वेश्चन है। सबटोटल फंक्शन होता है जो कि क्या करता है? सबटोटल और टोटल में क्या अंतर है? सबटोटल और टोटल में क्या अंतर है? याद रहे, टोटल और ग्रांड टोटल दोनों एक हो गया। सबटोटल मतलब जैसे 12 महीने में आपका बिक्री कितना है, तो आप क्या करते हैं? 12 महीना का एक बार में नहीं करते हैं, तोड़ के करते हैं। जैसे जनवरी का बिक्री हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, फिर अप्रैल का हो गया। तो हर महीने का आप टोटल करते चलते हैं और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं? फाइनल टोटल कर देते हैं। जो हर महीने आपने टोटल किया उसको सब टोटल कहा गया, और जब फाइनली आपने पूरे ईयर का टोटल कर दिया उसे ग्रैंड टोटल या टोटल कहा जाता है। तो जो नहीं समझते होंगे वो समझ गए होंगे टोटल और सब टोटल में डिफरेंस। ठीक है, तो इनमें से देखिए सम, प्रोडक्ट, एवरेज और परसेंटेज। आप सम भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा, आप सब टोटल का यूज करके परसेंटेज नहीं निकाल सकते। रीज़न, आपको सब टोटल चाहिए। तो सब टोटल में एवरेज चलेगा, क्यों? सबको जोड़ के और बाई करना होता है तो चलेगा। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 12 इंटू जो आपका सेल है वो, और सम तो जोड़ तो है भाई, तो सब सम है तो सम तो होना ही होना है, परसेंटेज नहीं होगा। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन ए डॉक्यूमेंट नंबर 9 में। इन ए डॉक्यूमेंट डैश रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट किसे कहते हैं ये सब भी देख लीजिए। हम इससे छोटा पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। एंकर पॉइंट वैसे पॉइंट या वैसे प्लेस को कहते हैं जहाँ पे कोई इमेज इंसर्टेड होता है। याद रखिएगा, एंकर पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जिसमें कोई इमेज इंसर्टेड होता है। आई होप इट्स क्लियर। तो पूछ रहा है कि ऐसा इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि
किसी भी इमेज का प्लेसमेंट दिखाता है कि वो इमेज रहेगा कहाँ पर, वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा और या फिर कहाँ रहेगा। तो जैसे प्लेसमेंट की बात हो यानी उसके लोकेशन की बात हो पूरे पेज में, तो सीधी सी बात अलाइनमेंट पर जाती है। अलाइनमेंट आप लोगों को याद होगा। अलाइनमेंट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाई। अगर हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें, टॉप अलाइनमेंट, सेंटर्ड अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, अलाइनमेंट इसका आंसर होगा। नाउ कम टू द नंबर 10, ए डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट मॉडल याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट मॉडल यानी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेटिंग है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मॉडल होता है, यानी बना बनाया डॉक्यूमेंट। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसी को उठाइए और उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके यूज कर लीजिए, यानी रेडीमेड डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो आप टेम्पलेट को। ओके, टेम्पलेट इज ए रेडीमेड डॉक्यूमेंट और अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट मॉडल जिसका यूज हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। टेम्पलेट, ये रट्टा मार लीजिएगा जी, ये क्वेश्चन VBI है, ये आ सकता है। नाउ कम टू द नंबर 11, डैश स्टाइल्स इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। वैसा ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कौन सा स्टाइल्स है, लिसन केयरफुली, जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में होता है और उससे टेक्स्ट का पैराग्राफ, फॉन्ट, उसका साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फॉर्मेटिंग होता है। याद रहे, स्टाइल्स का कैटेगरी में बता रहा हूँ और ये हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 12, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी ग्राफिक यानी किसी भी इमेज को पूरे के पूरे बैकग्राउंड एरिया में लगा दें, यानी पूरे पेज पर लगा दें, तो बताइए कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो इसमें से हम लोग चूज करेंगे टाइल। टाइल क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे थंबनेल दिखाता है फोटो में, यानी पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे टाइल्स लगता है पूरे घर में, उसी तरीके से पूरा ग्राफिक्स आपका इंटायर बैकग्राउंड एरिया में क्या होगा? रिपीट होगा। याद रखें, रिपीट, यहाँ पे क्या है? रिपीट है। अगर सीधा रहता कि द ग्राफिक्स अक्रॉस द इंटायर बैकग्राउंड एरिया, यानी एक सिंगल ग्राफिक पूरे इंटायर बैकग्राउंड एरिया में, तो इसका आंसर स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच का मतलब होता है फैल के पूरे पेज में फिट हो जाना। लेकिन क्या है? रिपीट द ग्राफिक, यानी एक ही ग्राफिक को पूरे इंटायर बैकग्राउंड एरिया में मुझे रिपीट करना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो टाइल। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है जानबूझ के। रिपीट वर्ड जैसे ही आए बस सीधा हम लोग टाइल पे जाएंगे, वरना अगर रिपीट वर्ड नहीं रहे तो स्ट्रेच। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसको देख लें। सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट डैश क्वेश्चन। सिनेरियो एक ऐसा टूल है जिसका यूज हम लोग डैश क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ये बुक के ऑब्जेक्टिव में भी है, ठीक है। तो व्हाट इफ सिनेरियो का यूज हम लोग किसका, ये क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो व्हाट इफ सिनेरियो। ओके, सिनेरियो आर ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। चलिए नंबर 14, डैश इज अ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग ए वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन ए डॉक्यूमेंट। इसमें से किसका यूज, ये बहुत, इनमें से कौन सा बहुत उपयोगी होता है जब हम लोग वाटरमार्क या इमेज रैपिंग यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट में। वाटरमार्क, इमेज रैपिंग पर ध्यान मत देंगे, यहाँ पे वाटरमार्क पे आएंगे। वाटरमार्क, इनमें से हम लोग ट्रांसपेरेंसी का यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस पेज के, इस डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से के बैकग्राउंड में, पीछे में आपने CBSE का लोगो दे दिया, तो लोगो दे दिया तो यहाँ पे क्या सेट करेंगे? ट्रांसपेरेंसी सेट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम करके देंगे ताकि यहाँ पे मतलब टेक्स्ट पूरा क्लियर दिखे और लोगो हल्का हल्का दिखे। वही अगर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगा तो बेचारा टेक्स्ट कम दिखेगा और वो लोगो ज़्यादा दिखेगा, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। ओके, चलिए। देन है इट रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स, यानी इसका मतलब होता है सेल या रेंज ऑफ सेल
वर्कशीट पर, और इसका यूज आप लोग किसी भी डेटा का वैल्यू चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। ठीक है, कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो इसमें हम लोग सेल डिफरेंस का यूज करते हैं, यानी सेल एड्रेस का यूज करते हैं, ताकि हम लोग उस वैल्यू से क्या कर सके, फॉर्मूला लगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। ओके, तो आई होप आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश टोटल्स एड्स। एक बात और, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप लोग 15 क्वेश्चन तक जैसे मैंने पढ़ा दिया, अगर आप लोग बोरिंग हो गए हो, यानी इसके बाद आप लोग को याद करने का मन नहीं हो, तो आप लोग वीडियो को रोक दीजिएगा। क्योंकि अगर बोर हो चुके हैं और फिर भी आगे बढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोग बाकी के हिस्से को बाद में देख लें, या थोड़ा देर उसको पॉज करके थोड़ा घूम टहल लें, तब देखें, लेकिन पूरा का पूरा देख जाए। ठीक है, नहीं तो अगर चाहेंगे कि एक ही बार में चलो भाई पूरा देख लेते हैं, तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई अपना ब्रेन है ना, ब्रेन है ये, इसमें भी डेटा सेव होते रहता है, और अगर इसमें लगातार आप देते रहेंगे तो ये लेने वाला नहीं है। ये ब्रेन बहुत अजीब चीज़ होता है, इसको ब्रेक दे दे के देना होता है। तो आप लोग बीच में ब्रेक ले लीजिएगा। ओके, चलिए फिलहाल तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, क्योंकि और भी आप लोग के लिए बहुत सारे काम मुझे करने हैं। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ब्रेक ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो कभी भी। नाउ डैश टोटल्स or adds data arranged in an array, what that is a group of cells with labels for columns and or rows, which step one must should follow before using the subtotal option। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डैश टोटल्स या एड्स, यानी ये जो है टोटल कर देता है डेटा को एक एरे में, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और फिर इसका यूज हम लोग सब टोटल ऑप्शन के लिए करते हैं। कौन सा स्टेप हम लोग करेंगे सब टोटल ऑप्शन को यूज करने के लिए? तो सीधी सी बात है क्या, तो यहाँ पे डाटा को इस क्वेश्चन को समझना है क्या, कि ये ऐड करता है किसको, ग्रुप ऑफ सेल्स को, और एक सिरे से यानी एरे से, सिरे से, जैसे जनवरी का किया, फरवरी का किया, मार्च का किया, ऐसे करके किया, फिर इसका यूज हम लोग सब टोटल के लिए करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे सब टोटल ऑप्शन के लिए? तो याद रहे सब टोटल के लिए आप लोगों ने सब टोटल ऑप्शन का ही यूज किया था। सब टोटल ये फीचर है, सब टोटल ऑप्शन है, तो सब टोटल करने के लिए किसका यूज करेंगे? सब टोटल का यूज करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। इसमें ये नहीं कंफ्यूज करना है कि भाई सब टोटल क्वेश्चन में भी है और आंसर में सब टोटल कैसे हो जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है वो देखिए, बिफोर यूजिंग द सब टोटल ऑप्शन, सब टोटल ऑप्शन का यूज करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, किस फीचर का? तो सब टोटल का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ए डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। ठीक है, यानी कौन सा हाइपरलिंक अपने पास फुल एड्रेस रखता है डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज का, यानी ये फाइल कहाँ है, फुल एड्रेस। फुल एड्रेस यानी सी ड्राइव के अंदर, अनुराग नाम के फोल्डर के अंदर, 10 क्लास के फोल्डर के अंदर, टर्म 1 नाम का फाइल, ये पूरा का पूरा जो है फुल एड्रेस वो कौन सा हाइपरलिंक रखता है? तो याद रहे ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक रखता है, एब्सोल्यूट, यानी बी आंसर होगा इसका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। ये VBI क्वेश्चन है, ये ज़्यादा चांस रखिए, 80% चांस रखिए आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन गोल सीक का ज़्यादा डिटेल है, मोर डिटेल है? तो याद रखेंगे, बताया था मैंने, गोल सीक का जो डिटेल है वो सॉल्वर होता है, यानी सॉल्वर भी एक तरह का गोल सीक है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। सॉल्वर मत भूलिएगा, इसको रट्टा मार जाइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक? सॉल्वर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 19 पर। डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू मास्टर वर्कशीट्स, यानी वैसा कौन सा फीचर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक पहले से जो स्प्रेडशीट है उसका डेटा और प्लस दूसरे स्प्रेडशीट का डेटा एक जगह ले जाके और हम लोग उसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि
ताकि दोनों रेंज का हम लोग को मिला के वैल्यू मिल सके, यानी डेटा मिल सके, यानी क्या कंबाइन कर देते हैं डेटा को। तो याद रहे ये कंसोलिडेट फीचर है, आप लोगों को कैल्क में आया था ये कैल्क का क्वेश्चन, स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग एक स्प्रेडशीट के डेटा को दूसरे स्प्रेडशीट के डेटा के साथ कंबाइन कर देते हैं और तब जाके हम लोग अपना वर्क करते हैं, डेटा का कैलकुलेशन करते हैं। इसको कहा जाता है कंसोलिडेट यानी कंसोलिडेटिंग फीचर। Okay, now come to the number 20. And dash link will stop working only if the target is moved, while a dash link will stop working only if the start and target locations change relative to each other। यानी यहाँ पूछ रहा है कि ए डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग, ऐसा कौन सा लिंक है जो काम करना बंद कर देगा अगर उसका टारगेट मूव कर दिया जाए। यानी अगर कोई फाइल सी ड्राइव में है और उसको अगर हम लोग डी ड्राइव में रख दें तो ये लिंक काम करना बंद कर देगा। और फिर क्या पूछ रहा है वो देखिए, यहाँ पे पेयर वाला है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। वाइल ए डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग, और डैश लिंक जो है काम करना बंद करेगा कब, ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज रिलेटिव टू ईच अदर, कि स्टार्ट और टारगेट दोनों लोकेशन जब चेंज कर दिया जाए तब ये काम करना बंद कर देगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या है कि अगर आपका टारगेट लोकेशन जो फाइल का है वो बदला जाएगा तो एब्सोल्यूट जो है काम करना बंद कर देता है, एब्सोल्यूट लिंक। और उसके बाद रिलेटिव जो है स्टार्ट और टारगेट लोकेशन अगर दोनों चेंज कर देते हैं रिलेटिव टू ईच अदर तो फिर ये रिलेटिव वाला काम करना बंद कर देता है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान से इसका आंसरिंग करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एब्सोल्यूट देन रिलेटिव, पहला वाला एक याद रखिएगा, दूसरा वाला अपने आप याद रहेगा। चलिए नंबर 21, डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज। डेटाबेस सर्वर को क्या कहा जाता है, ये आप लोग का नो मोर में क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा इसको, डेटाबेस सर्वर ये आपका डीबीएमएस से क्वेश्चन है। तो डेटाबेस सर्वर को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बैक एंड्स। बैक एंड्स का मतलब ये कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो डेटाबेस को कनेक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे सारा डेटा सेव हो सके, ठीक है। और वो पता नहीं चलता है यूज़र को, लेकिन यूज किया जाता है डेटाबेस का, डेटाबेस सर्वर का, और इसको इसीलिए कहा जाता है बैक एंड, पता नहीं चलता है ये। नाउ कम टू द नंबर 22। ए टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश, ठीक है। तो ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है। वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल टेबल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ होता है वर्टिकल डैश से और हॉरिजॉन्टल डैश से। तो वर्टिकल क्या होता है, कॉलम्स होता है, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रोज होता है, रोज, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रहेगा, कॉलम्स और वर्टिकल कौन और हॉरिजॉन्टल कौन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन ऐसे, वर्टिकल ऊपर से ये जो देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो वर्टिकल लाइन, ये हो गया कॉलम। कैसे याद रखेगा, तो वर्टिकल का ये भी देखिए, भी का डिजाइन कैसा है, माउस का पॉइंटर यहाँ देखेंगे ऐसे करके ऐसे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है दोनों लाइन, यानी ये वाला हो गया कॉलम, ठीक। और रो क्या, अगर एच देखिए हॉरिजॉन्टल तो एच कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, और फिर बीच में ऐसे लाइन है, हो गया एच। तो हॉरिजॉन्टल का एच का ये लाइन याद रखिए तो पता चल जाएगा भाई ये रो है, तो यानी ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो कॉलम्स एंड रोज। नाउ कम टू द नंबर 23। फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन सी में चलेंगे। डैश इंक्लूड फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, यानी ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है इसको क्या कहा जाता है, इसी ये किस में रहता है। डैश इंक्लूड्स फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, यानी करेंसी, डेट, नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे किस में होता है, सेल स्टाइल में होता है, ठीक है। जैसे करेंसी हो गया, डेट हो गया, नंबर हो गया, ये नंबरिंग स्टाइल में होगा, पैराग्राफ स्टाइल में होगा, कैरेक्टर स्टाइल में होगा, किस में होगा, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, ये हो गया पैराग्राफ का पार्ट, नंबर फॉर्मेट नंबरिंग स्टाइल का पार्ट, और ये जो हो गया वो कैरेक्टर का पार्ट हो गया। यानी यहाँ क्या देख रहा है, सारा का सारा, ये सारा काम किस में करेंगे, सेल में करेंगे ना, तो ये हो गया सेल स्टाइल, ओके। सारा काम सेल में करेंगे, सेल स्टाइल। नाउ कम टू द नंबर 24। बाय डिफॉल्ट सीट टैब आर प्रेजेंट इन द डैश ऑफ द वर्कशीट। सीट टैब कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट, नीचे में होता है, और बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है सीट 1। पहले के जो भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हुआ करते थे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स हुआ करते थे, 3 सीट हुआ करते थे पहले के जो भी आपके
स्प्रेडशीट हुआ करते थे, उसमें 3 शीट हुआ करते थे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, लेकिन उसके बाद जो भी आने लगे सीट्स, जो भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, उसमें एक ही सीट होने लगा, सिंगल सीट। और ये होता कहाँ है? तो बॉटम। ओके, नाउ कम टू द नंबर 25। द सेल डिफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 to F15 इज। यानी ये बउआ वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। यानी आप सेल डिफरेंस ले रहे हैं स्प्रेडशीट में, तो सेल रेंज, ध्यान से सुनिए, सेल रेंज क्या हो जाएगा अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं B2 से F15 तक? तो सीधी सी बात, B2 इज टू F15। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो आप लोग आराम से मार देंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं थी। नाउ कम टू द नंबर 26। डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। यानी डैश कंट्रोल्स ये जो है कंट्रोल करता है कि किसी भी ग्राफिक्स को एक दूसरे के ऊपर कैसे लगाएं या एक दूसरे के बगल में कैसे लगाएं, टेक्स्ट के अगल बगल में कैसे लगाएं। क्या? तो बस सीधी सी बात, अरेंजमेंट। यानी आपके ग्राफिक्स को कहाँ अरेंज करना है, वो क्या किस में आ जाएगा? अरेंजमेंट कंट्रोल में आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, अलाइनमेंट में नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रिलेटिव टू द टेक्स्ट। यहाँ पे आप लोग रैपिंग में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। यानी बहुत सारे पिक्चर है और तब आपको उसको एक के ऊपर एक डालना है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे अरेंजमेंट का यूज करेंगे। देखिए 2 दिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ कम टू द सेक्शन सी। ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यानी आपको एक झूठ मूठ का घटना देगा, एक काल्पनिक घटना देगा, और उसको आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में पूछा जाता है क्या? तो मतलब राजधानी एक्सप्रेस पटना से चलकर दिल्ली तक पहुंचती है और समय लेती है आधा घंटा। अरे बाबू, आज तक ऐसा कोई ट्रेन नहीं मिला जो आधा घंटा में मुझे पटना से दिल्ली पहुंचा दे, ठीक है। उसके बाद क्या? रानी जो है वो 10 किलोमीटर चलकर पश्चिम दिशा में जाती है, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर चल के उत्तर दिशा में जाती है। अरे जा ना, डूब के मर जा यार, हमको क्या लेना देना रानी से और उसकी नानी से, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी क्या है? घटना छोटी छोटी दी गई है, आपको घटना से मतलब नहीं है, उसके बीच उसके पीछे का सेंस क्या है, क्वेश्चन क्या है, उससे मतलब रखना है। ओके, घटनाएं तो काल्पनिक है, इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मिलेनियम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, मिलेनियम यूनिवर्सिटी है, और ये ऑर्गेनाइज करती है क्या? रीयूनियन मीट। रीयूनियन मीट का मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कि आइए मिलिए अपने दोस्तों से, कमीने दोस्तों से। उसके बाद क्या है? रीयूनियन मीट फॉर देयर एलुमनी स्टूडेंट्स, यानी जो भी बिछड़े हुए यार हैं उनसे मिलवाने का। फॉर दिस पर्पस यूनिवर्सिटी वांट्स टू सेंड द इनवाइट टू ऑल दीज स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए, इस काम के लिए यूनिवर्सिटी सबको इनविटेशन भेजना चाहती है, और सबके अलग अलग एड्रेस पर। कुछ समझ में आ गया? यहीं पर दिमाग लग गया होगा। विच फीचर ऑफ द वर्ड प्रोसेसर यूनिवर्सिटी शुड यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो बताइए कि यूनिवर्सिटी कौन सा फीचर का यूज़ करे ताकि एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग एड्रेस पे इनविटेशन चला जाए। मेल मर्ज फीचर क्या है? मेल मर्ज फीचर अलाउज यू टू सेंड अ सिंगल मैसेज विद डिफरेंट एड्रेस टू डिफरेंट पीपल एट अ सिंगल टाइम। एक ही बार में अलग अलग एड्रेस पे अलग अलग लोगों को आप मैसेज भेज सकते हैं यूजिंग मेल मर्ज, और इसमें आप लेटर भी भेज सकते हैं और ईमेल भी भेज सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए, प्रिशा इज अ बुक एडिटर। प्रिशा है एक बुक एडिटर है, यानी बुक छापती है, लिखती है, ठीक है। अब लिखे चाहे नहीं लिखे, आगे देखते हैं। सी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पैराग्राफ का इंडेंटेशन चेंज करना चाहती है। इतना तक तो रहता तो कोई बात नहीं है, पैराग्राफ इंडेंट का हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक, और सारे टाइटल्स जो हैं बुक में सबका फॉन्ट भी चेंज करना चाहती है। तो विच फीचर सी शुड यूज टू मेक द टास्क ईजी। तो बताइए कि अपने इस काम को आसान करने के लिए यह बालिका किस फीचर का यूज करेगी। तो बाबू यहाँ 2-2 काम है और एक ही बार में करना है, तो बस मैंने बताया था ना, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग कॉन्स स्टाइल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। गौरव क्या करता है, उसने बेचारा एक इमेज इंसर्ट किया डॉक्यूमेंट में, एंड ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज, और वो चाहता है कि भाई ये बाकी का हिस्सा नहीं देखे। रीज़न क्या, तो उसने फ़ोटो खिंचवाया, गलती से पीछे में शौचालय का फोटो आ गया जो कि वो चाहता नहीं है। तो क्या करेगा, विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट द टास्क। सीधी सी बात, क्रॉप ऑप्शन, यानी बाकी के हिस्से को हटा दो। हटा दो, क्या हटता है क्या, क्रॉप में सारा क्रॉप किए गए हिस्से का क्या होता है, डिलीट हो जाता है, नेवर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जब हम लोग क्रॉप करते हैं जो क्रॉप्ड एरिया होता है वो वास्तव में डिलीटेड नहीं होता है, वो हाइड हो जाता है, यानी जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको फिर से अनकवर कर सकते हैं, यानी कवर ढक दिया जाता है और कुछ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हेमा मालिनी नहीं है जो हो, हेमा इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हेमा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी सीए है। सी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन ए स्प्रेडशीट ऑन एवरीडे बेसिस। बेचारी को अकाउंट रोज रोज मेंटेन करना होता है, काम ही वैसा करती है, क्या करेगी, ठीक है। इसको क्या करना होता है, अकाउंट्स को रोज मेंटेन करना होता है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स विच सी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम, और बहुत सारे चीज़ को, हर एक काम उसको बार बार वही चीज़ करना होता है, दोहराना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बार बार उसको पर डे रिपीट करना होता है। तो क्या आप स्प्रेडशीट का कोई ऐसा फीचर उसको बता सकते हैं जो कि जो काम वो पर डे करती है, एवरी टाइम जिसको करना पड़ता है, उसको आसानी से कर ले, यानी उतना काम उसको नहीं कर पाए, ठीक है, यानी इसको थोड़ा आलसी बना दिया जाए, ठीक है। तो यस, सी कैन यूज़ मैक्रो, ठीक है। मैक्रो फीचर क्या करता है, मल्टीपल जो आप स्टेप्स करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और आने वाले समय में उसको एक आप शॉर्टकट की डालिए या एक बार मैक्रो रन करवाइए, वो चीज़ अपने आप आ जाता है। यानी अगर कोई 20 लाइन आपको पर डे लिखना होता है तो 20 लाइन का मैक्रो क्रिएट कर लीजिए और बस एक बार मैक्रो रन करवा दीजिए, 20 लाइन अपने आप लिखा जाएगा। उसके बाद आगे का आप लिखिए। चलते हैं नंबर 31, बस अब 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 31, 32, 33, इसलिए घबराने की बात नहीं है। 31 में देखते हैं, राज भैया हैज़ क्रिएटेड ए वर्कशीट वेयर ही हैड एडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। उन्होंने एक वर्कशीट क्रिएट किया है और उस पर उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड इंटर कर दिया। चलो अच्छी बात है, कर लो। ही वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड। तो उन्होंने क्या किया है, उसी स्प्रेडशीट को शेयर कर दिया है सबको, ठीक है, सबको शेयर कर दिया और बोल दिया कि भाई ज़रूरत पड़े तो अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस, अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज कर लेना। ही ऑल्सो वुड लाइक टू नो द चेंजेस डन बाय हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन एक ये चीज़ जानना चाहता है कि भाई कि चेंजिंग क्या हुआ है या क्या चेंजिंग हुआ है, जानना चाहता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉय साथ में कोई कलीग है और तुमसे दुश्मनी है, तो जानबूझ के क्या करेगा, फ़ोन नंबर चेंज कर देगा, हो सकता है ना ऐसा। तो वो देखना चाहता है इस चीज़ को, चेंजिंग को देखना चाहता है। भाई देख लो यहीं पे इस लाइन पे गौर करो। ही ऑल्सो वुड लाइक टू नो द चेंजेस डन बाय हिज एम्प्लॉयज़, यानी उसके द्वारा चेंजिंग क्या किया गया है उसके कर्मचारियों के द्वारा, उसको जानना चाहता है। तो बताइए स्प्रेडशीट का कौन सा फीचर वो इनेबल करेगा ताकि वो एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए गए परिवर्तन को देख सके। सीधी सी बात है, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ये देख पाते हैं कि डॉक्यूमेंट में किस तरह का और कहाँ पे चेंज किया गया, कब चेंज किया गया। ओके, यानी कोई आपके साथ कांड नहीं कर सकता 3 इडियट्स की तरह। नाउ कम टू द नंबर 32, दिस विच इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। अक्षत वांट्स टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फर्म इन ए डेटाबेस। वो डेटाबेस में अपने फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन एंट्री करना चाहता है, भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है। विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर दिस पर्पस। तो बताइए कि इनमें से कौन सा टेबल ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा इस पर्पस के लिए। तो वो रिलेशनल या फ्लैट फाइल कर सकता है। फ्लैट फाइल में क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा टेबल रहेगा, उसी में अपना डेटा डालिए। और रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में कि मल्टीपल टेबल है, ठीक है, जिसमें अलग अलग डेटा डालिए और सबको एक साथ बाद में कनेक्ट कर दीजिए। तो फ्लैट फाइल या रिलेशनल, ठीक है, ये दोनों होगा। यहाँ पे हो सकता है बोथ ए एंड बी, ये भी आंसर, यहाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है। सो बी केयरफुल, फ्लैट फाइल और रिलेशनल दोनों तरह के फाइल में वो इंसर्ट कर सकता है।
नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। सुनीता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट। जो सुनीता बहन है वो स्प्रेडशीट में प्रोजेक्ट बना रही है। हर फ्रेंड हैज़ टोल्ड हर हाउ टू रीनेम ए स्प्रेडशीट एज इट विल हेल्प हर आइडेंटिफाई द वर्कशीट डेटा इजीली। तो उसको पूछा जा रहा है कि मतलब इसको रीनेम करना है। अपने फ्रेंड को उनके फ्रेंड ने उनको कहा कि रीनेम कैसे किया जाए स्प्रेडशीट को, ताकि डेटा को आसानी से पहचाना जा सके, सीट को आसानी से पहचाना जा सके। शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टोल्ड द सेम टू हर ब्रदर। और वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हुई और इसके लिए अपने भाई के पास जाती है। ठीक है। हर ब्रदर टोल्ड हर डैट इन स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस 0 ए वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड यूजिंग डैश वेज। आप वर्कशीट को डैश तरीके से रीनेम कर सकते हैं। कितने तरीके से रीनेम किया जा सकता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे 3 तरीके से रीनेम किया जा सकता है वर्कशीट को, 3 तरीके से। कैसे कैसे करेंगे? तो एक करेंगे, रीनेम पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। दूसरा, 2 बार क्लिक करेंगे। याद रहे, डबल क्लिक और 2 टाइम्स क्लिक में अंतर होता है। डबल क्लिक में एकदम तेज़ी से क्लिक करना होता है और 2 बार में थोड़ा रुक के क्लिक करते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो आप सीट को सेलेक्ट करके और फिर मेन्यूज़ का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीका होता है वर्कशीट को रीनेम करने का। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वर्कशीट जो सैम्पल पेपर का जो एक्सप्लेनेशन था वो समाप्त हुआ। तो आप लोग इसकी अच्छी से तैयारी कर लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए और निश्चिंत रहिए। इसमें से मेरा जो विश्वास है अबाउट 50% क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, मैच कर जाएगा इसमें से अबाउट 50%, क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ज़्यादा बनता नहीं है। ठीक है, आईटी में तो इसमें से कम 50% क्वेश्चन आपको मैच कर जाना चाहिए। गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन संभावना अधिक रखिए और इसकी आप लोग तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को टर्म 1 की तैयारी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। और उससे एक और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट भूलना नहीं है, प्लीज़ शेयर कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा मुझे तो आपके लिए और कुछ लेके आऊँगा। वरना फिर जाहिर सी बात है ना कि आप काम करो फिर अप्रिसिएशन नहीं मिले तो फिर कोई भी आदमी ठंडा पड़ जाएगा। और हाँ, एक और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल योर अनुराग जो सिंपल है और उस पर मनोरंजक चैनल है, उसको ज़रूर विजिट कीजिए। अभी छठ का समय आने वाला है। जो बाहर के स्टूडेंट हैं जानना चाहते हैं कि छठ कैसे मनाया जाता है, सामा चकेवा क्या होता है, उस पर सारे वीडियोस दिए गए हैं। और अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो वहाँ पे हॉरर वीडियोस भी हैं, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोनों वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।